हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। तो आज जो टाइमिंग्स हम सेट किया होता है कि फ्राइडे को इवनिंग 5 o'clock आपके साथ इंटरेक्टेड करना होता है और बड़ा अच्छा लगता है कि आपसे जो बात की जाती है उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मेरे कई फ्रेंड्स बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी, बेस्ट विशेज़ उनके साथ चलती हैं कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी चाहे 0.1% कोशिश ही है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ जो लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है, गुमार मंडी से, वो लोगों तक सही जो सच्चाई है वो आगे लेके आए। जैसे कल हरीश शर्मा जी जो कि रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और रोड कमिश्नर हैं, तो उन्होंने भी कल बहुत अच्छे तरीके से वर्क परमिट की क्लैरिटी के बारे में बताया, पीआर की क्लैरिटी के बारे में बताया, बिजनेस वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा। तो ऐसे हम डिफरेंट जो प्रोमिनेंट पीपल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको आपके सामने डायरेक्ट करवाते हैं कि कोई भी किसी किस्म का ऐसा पॉइंट ना रह जाए जहाँ पर आपको लगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आपका तो जो प्यार है, जो आपका रिस्पेक्ट है, जो फेथ है, ट्रस्ट है, वो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि उसका हम कभी भी आपको नहीं दे सकते कि जितना आप प्यार करते हो। तो उस प्यार की बदौलत ही हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो दिन ब दिन हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी जो आपने इतना प्यार दिया है, तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी हम कोर ऑफ द हार्ट करें। कहीं पर भी ऐसा मन में ना हो कि हमने अपने लिए ये काम कर रहे हैं, वो आपके लिए ही हो। क्योंकि जो आप आते हो तो मैं आपको, मेरी पर्सनल जो फीलिंग्स ये होती है कि आप मेरे एक फैमिली मेम्बर हो। तो यदि मेरा कोई भाई बहन या मेरे माता पिता या कोई भी मेरे परिवार का रिलेटिव्स यदि किसी कंसल्टेंट के पास कंसल्टेंसी लेने जाता है, उससे कोई एजुकेशन लेना जाता है या कोई अवेयरनेस लेना चाहता है, आगे का कंसल्टेंट मान लीजिए उसको यूज़ करता है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि यदि मेरे पास कोई आता है तो वो मेरी फैमिली का मेंबर है और मैं उनको प्रॉपरली डील करूँ, उनको दिल की गहराइयों से समझाऊँ, बताऊँ। आगे उन्होंने हमारे से फाइल लगवानी नहीं लगानी, वो एक एक्स्ट्रा एक वो अलग बात होती है। तो मैं अपने प्रोफेशन में पैशन लाने की कोशिश करता हूँ। हम दिन रात काम करते हैं, हमारा जो नींद भी है वो भी तकरीबन 4-5 घंटे रहती है। तो मैक्सिमम टाइमिंग्स हम ऑनलाइन रहते हैं, लोगों की सर्विसेज करते हैं। ऑन द स्पॉट हमारी कोशिश होती है कि जो हमें फ़ोन करे हम उसके इमीडिएट आंसर्स दें। कई बार व्हाट्सएप आते हैं या किसी भी सोशल मीडिया से हमें कहीं से भी कुछ इंटरेक्शन होती है, कोई क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, तो इमीडिएट हम उसका सोल्यूशन करते हैं एज फार एज आर नॉलेज इज़ कंसर्न। सो पहले जो मैंने 3-4 मिनट लगाए हैं वो तो आपका थैंक्स है जी। मेरे पास वर्ड नहीं होते। वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल पीपल कि पूरे वर्ल्ड से इतना प्यार मिल रहा है। सभी तरफ से फ़ोन आते हैं कि आप और इसको इम्प्रूवमेंट करिए और लोगों की दिल से सेवा करिए। तो आज का जो सेशन हमारा होगा वो एक बहुत बढ़िया सेशन है। किसी के लिए वो बोर भी हो सकता है। बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले 15 डेज से, यदि मुझे याद है 15 डेज से, वैसे काफ़ी टाइम से मुझे लोग ये कहते हैं कि सर हमारा जो बेटा या बेटी है वो 7th क्लास में है या 9th क्लास में है या अभी 10th में अपीयर हुए हैं या +1 में आए हैं, तो उनके लिए जो डोमेस्टिक कोर्सेज हैं विद एंट्रेंस टेस्ट वो बताइए। अब देखिए हमारा बेसिकल काम तो इमिग्रेशन का है, हम तो ओवरसीज़ ही एडमिशन करते हैं, वो सभी को मालूम है। बट हमारी कोशिश ये होती है कि डोमेस्टिक यदि हमारी अवेयरनेस, एजुकेशन में अवेयरनेस प्रॉपर होगी तभी आप ओवरसीज़ की एजुकेशन ले सकते हैं। तो ओवरसीज़ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर क्या स्टडी की हुई है। यदि आपके यहाँ पर कोर्सेज रेलिवेंट नहीं है, आपने ऐसे कोर्स ले लिए कि ओवरसीज़ में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो भी आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब करती है। तो पहले तो मैं वर्ड अपडेट दूंगा आपको
5 मिनट। उसके बाद ये सेशन है, ये सिर्फ काउंसलिंग है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही, और जो मैक्सिमम लोग मेरे से जुड़ेंगे थोड़ा सा बोर भी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आज कोर्सेज़ के नाम बोलने हैं, मैंने एंट्रेंस टेस्ट के नाम बोलने हैं, मैंने ये बताना कि आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और उन एंट्रेंस टेस्ट को जब क्लियर करते हैं तो आगे आपका क्या फ्यूचर चलता है। मैं +2 के बेसिस पे भी एंट्रेंस टेस्ट बोलूँगा, फिर आगे BA, BCom, BSc या और भी कई प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उनको बेस लेकर फिर हम ओवरसीज़ स्टूडेंट्स की मान लीजिए कहीं इंटरेस्ट बनता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सेशन कुछ लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग होगा। पेन पेंसिल एज यूजुअल आपको उठाना पड़ेगा। तो पहले तो बात करते हैं वर्ड अपडेट के बारे में। देखिए, हमारी जो दिन में कई लोग हमारे से मिलते हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं, तो फ्राइडे को लोग इसलिए वेट करते हैं कि नेक्स्ट जो 7 डेज़ का या 6 डेज़ का जो इमिग्रेशन के रिलेटेड जो हम बात करनी होती है वो क्लैरिटी हो जाती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा की परमिशन मिल गई है या मिल जाएगी। तो फ़ोन्स कॉल्स फिर हैं वो लोगों पे लोग कम करेंगे और उन पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। उनको मालूम होता है कि जो सर ने बता दिया कि अगले 5-7 दिन में वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिकेटेड होती है। हमें जो न्यूज़ लेटर आती है, जो इमिग्रेशन से हमें न्यूज़ लेटर आती है, उसके बेसिस भी हम आपसे बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम दीप अरोड़ा है और मैं माई वीज़ा ओवरसीज़ में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, आपकी सेवा में हूँ। कहने को तो वर्ड खैर डायरेक्टर है, बट मैं आपकी सर्विस के लिए ही बना हूँ। और घुमार मंडी से हम ऑपरेट कर रहे हैं और साथ साथ में जो हमारे साथ जो एसोसिएट्स हैं वो भी काम कर सकते हैं। 70% उनको हम अपने इंसेंटिव का शेयर करते हैं। खैर, तो वर्ड अपडेट की बात करते हैं। पहली बात करते हैं कनाडा की, जो कि हर व्यूअर सुनना चाहता है, हर क्लाइंट सुनना चाहता है कि कनाडा की क्या पोजीशन है। कनाडा की फ़्लाइट्स आपको मालूम है कि 26 सितंबर से खुल चुकी हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। थर्ड कंट्री की अब आपको ज़रूरत नहीं है, पर आपका जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अराइव कैन जो एप्लीकेशन है उस पर आपका जो नेम है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि कनाडा में आप अब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी के लिए तो ख़ास तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। विजिटर वीज़ा वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मैं सोचता हूँ टूरिस्ट वीज़ा वाले अभी रुक जाएं, जिनके पास इन्विटेशन नहीं है, जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, जो सिर्फ घूमना जाना चाहते हैं, नायग्रा फॉल देखना चाहते हैं या सरी में जाना चाहते हैं या टोरंटो में जाना चाहते हैं या कैलगरी का मौसम देखना चाहते हैं, तो अभी रुक जाइए। दिसंबर जनवरी के बाद जब थोड़ा सा माहौल चेंज होगा तो 2022 जनवरी और फरवरी में आप कोशिश करिए टूरिज़्म पे जाने के लिए। विजिटर वीज़ा पे आप जा सकते हैं। कनाडा की बात मैंने कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं यूके की। यूके में आप स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं और विजिटर वीज़ा पे भी जा सकते हैं, और भी कोई आपका सपोज कोई वर्क परमिट है या कोई रेजिडेंसी है तो आप जा सकते हैं। यूके ने बॉर्डर बहुत टाइम पहले से ओपन कर दिए थे। यूके के बाद बात करते हैं शेंगन कंट्रीज़ की। तो जितनी भी 26 शेंगन कंट्रीज़ है वहाँ पर आप जा सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड सर्कल हो, तो आपके जो चांसेस हैं वीज़ा के वो मैक्सिमम हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप टूरिज़्म के लिए भी जा सकते हैं। वो आप आइटिनरी बनाइए आप, तो उसके बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। शेंगन कवर हो गया, यूके कवर हो गया, कनाडा कवर हो गया। यूएस भी जा सकते हैं। थोड़ी सी बायोमेट्रिक की डेट्स लेट मिलती हैं तो वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। बाकी स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, उसके साथ स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं, विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं, और भी यदि आपका कोई वीज़ा किसी भी इमिग्रेशन कैटेगरी में है तो आप यूएसए जा सकते हैं। सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि आपको वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, आपको अपना जो पासपोर्ट है वो वैक्सीनेटेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है ऑस्ट्रेलिया से जो आई है, वो ये है कि नवंबर के मिड में ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर इंडियंस के लिए भी ओपन करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। हाँ, बाकी कंडीशन ये वो रहेंगी कि आपको वहाँ पर क्वारंटीन होना पड़ेगा, वैक्सीनेटेड तो आप होंगे ही। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर है। और मुझे लगता है कि अब न्यूजीलैंड तो खैर अभी बॉर्डर क्लोज हैं, पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खुलेंगे
मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि न्यूजीलैंड भी अपने बॉर्डर खोल देगा। सो मैक्सिमम कंट्रीज़ के बारे में मैंने बोल दिया, यूके, यूएस, कनाडा, शेनेगन क्लियर हो गया। हाँ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड अभी आप नहीं जा पाएंगे, और क्योंकि जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, तो अभी आप रुक जाइए एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए। जब नेक्स्ट मैं आपके साथ इंटरेक्टेड हूँगा, नेक्स्ट 15-20 दिन में, जब भी मैं फ्राइडे को आपके साथ इंटरेक्टेड हूँगा, तो एशियन कंट्रीज़ के बारे में भी आपको ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। अभी फ़िलहाल तक आप दुबई का ही प्रोग्राम बना सकते हैं जाने का। चलिए, सो वर्ड अपडेट मुझे लगता है कि मैक्सिमम हो गया। ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशंस की। ये जो मैंने बोला ना, अगले 20 मिनट आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि मेरी पिछले 20 साल की तपस्या है, जो मैंने लास्ट 20 इयर्स में लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे सपोज मैंने अब मास्टर्स किया इंग्लिश में, एमबीए की हुई है, तो मेरा जो स्टडी का कॉम्बिनेशन है, उसके बेसिस पे मैं अपने व्यूअर्स को काउंसलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ कोर्सेज, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सब्जेक्ट्स की आपको चॉइस करनी पड़ेगी। पेरेंट्स जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आपके साथ आके बैठ जाएं। जो मेरे एसोसिएट हैं वो तो बैठेंगे ही, बड़ा प्यार करते हैं माई वीज़ा ओवरसीज से, और उनको मालूम होता है कि जो भी हम बात बताएंगे वो ऑथेंटिकेटेड होगी। सो आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, इससे शुरुआत करेंगे। कि अब देखिए, आर्ट्स तो शुरू होगा +1 से, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल शुरू होता है +1 से। पर जिन स्टूडेंट्स ने 10th में भी अभी अपीयरेंस ली है, जो भी 10th में भी हैं, तो उनको ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि यदि वो नॉन मेडिकल में आगे अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान दीजिए। मेडिकल आगे +1 में मेडिकल लेना चाहते हैं, तो बायोलॉजी के ऊपर या साइंस स्ट्रीम के ऊपर मैक्सिमम फोकस करें। और आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, तो अभी पेन पेंसिल लेकर शुरू करते हैं। तो कुछ मुझे देख के भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कई बार माइंड से स्किप भी हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपसे इंटरेक्टेड हूँ, पर मुझे कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो देखने पड़ सकते हैं, ताकि बीच में कुछ इंटरप्शन ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमारे पास 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट में हम तकरीबन 4-4 मिनट सभी को देंगे। आर्ट्स में भी 4 मिनट, कॉमर्स के भी 4 मिनट, नॉन मेडिकल के 4 मिनट और मेडिकल के भी 4 मिनट। तो कोशिश ये होगी कि आप इन चीज़ों को सही तरह से समझ लें। चलिए, आर्ट्स वाले पहले सुन लीजिए कि जिन्होंने +1 में आर्ट्स लेनी है या ले ली है, नो डाउट आगे +2 आर्ट्स में करेंगे, और आगे ओवरसीज़ यदि उनका माइंड बनता है तो इट्स अगेन, अदरवाइज जो आगे बीए कर सकते हैं या आगे के जो कोर्स है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप 10th के बाद आर्ट्स तो लेंगे ही, आप एनडी के कोर्स कर सकते हैं। एनडी का एक कंपटीशन होता है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंडर आता है। यूपीएससी जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका इंटरेस्ट होता है कि हमने आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, वो एनडीए 10th क्लास के बाद कर सकते हैं। इसकी जो एज फैक्टर है, मिनिमम 16.5 साल की एज होनी चाहिए कम से कम, और 19 साल तक कोई भी स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अपीयर हो सकता है। मैं अभी डोमेस्टिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ओवरसीज़ एजुकेशन नहीं है। हाँ, बट लिंक्ड है। यदि आप यहाँ पर +2 में अच्छे कोर्स लेंगे तो फिर आपकी रेलेवेंसी आगे भी बन जाएगी। तो मैं इंटरलिंक करके चलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डोमेस्टिक की बात नहीं करूँगा, उसको लास्ट में हम इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ, ओवरसीज एजुकेशन के साथ भी लिंक करेंगे। तो जिन्होंने 10th की है वो एनटीटी कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने +2 कर ली है वो ईटीटी, जिसको पहले जेबीटी कहते थे, वो कर सकते हैं, या उसको आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। जैसे अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीज़ में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन चलती है, तो इंडिया में भी आप
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स ले सकते हैं, बड़ा अच्छा कोर्स है, आर्ट्स वाले और मेडिकल वाले दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने टेंथ में यदि आपने एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आपके पास एक 3 साल का इंजीनियरिंग, जिसे हम पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कहते हैं, ये पंजाब स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड लेती है। तो अभी वो एंट्रेंस नहीं ले रही, आपका 10th के बेसिस पे, आपके 10th के मेरिट के पे ही आपको 3 इयर्स का जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का वो मिल जाता है। अब इंजीनियरिंग में दुनिया भर की इंजीनियरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर के रिलेटेड हो, नीटिंग टेक्सटाइल हो एंड लेदर टेक्नोलॉजी हो। तो ऐसी किसी किस्म की भी आप इंजीनियरिंग है, या आर्किटेक्चर के रिलेटेड है, या होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग है, तो वो आप 3 इयर्स के डिप्लोमा में कर सकते हैं। तो अब देखिए 10th वाले जो स्टूडेंट है वो एनडीए कर सकते हैं। एनडीए की कोचिंग लेकर एंट्रेंस देके तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वो अपना जो फ्यूचर है वो आगे लेके जा सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेसिस पे। जैसे जिसमें कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका टेस्ट कंडक्ट करती है, राइट। तो आर्ट्स वालों के लिए मैंने बोल दिया, तो आर्ट्स में नो डाउट कि आगे +2 करने के बाद आप बीए भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैंकिंग के एग्जामिनेशन है, रेलवे के एग्जामिनेशन जो आप +2 के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी अपीयर हो सकते हैं, या कुछ कोर्सेज पुलिस या डिफेंस के जैसे मैंने बताए हैं, या बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, तो ऐसे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के कोर्सेज भी हैं, वो भी आप एंट्रेंस दे सकते हैं। तो +2 वाले जो हैं वो आगे बीए कर सकते हैं, बीए के बाद बीएड हो गया। यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीए है, बीएड है, एमएड है, एमफिल करना चाहते हो आपकी मर्जी है। बीए के बाद एमए कर सकते हैं, एमए के बाद एमएड कर सकते हैं। तो ये मैं आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ। आर्ट्स वाले यदि +2 करते हैं तो वो बीबीए भी कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक एलएलबी का मैं बताना आपको भूल गया। एलएलबी में एक एंट्रेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसे मेरी भाषा में CLAT कहते हैं, क्लैट कहते हैं। तो आपको एलएलबी करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो वो एलएलबी कर सकते हैं, ऐसे आप LLM में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बैचलर है, एक मास्टर है। उसके बाद यदि आप बीए करके PGDCA भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और PGDBM भी कर सकते हैं। और PGDBM का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो 4-5 मिनट हो गए हैं, आर्ट्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी कोई कन्फर्मेशन होती है आपकी, आप चाहते हैं पूछना, तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9815873700 है। इस पर आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझे अपना जो करियर की प्लानिंग है, करियर पाथ है, वो पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम मैंने बातें बता दी हैं। एनडीए और पॉलिटेक्निक का जो एग्जामिनेशन है, पहले एंट्रेंस होता था, अब वो डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पे आप 3 इयर्स की इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा। उसके बाद फिर यदि आप आगे लीट जो लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट है, उस पर डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन जाती है। जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया, डायरेक्ट सेकंड ईयर बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेकंड ईयर में, क्योंकि बीटेक 4 साल की है, तो आपको 3 साल में बीटेक हो जाएगी, क्योंकि 3 साल आपने ऑलरेडी जो डिप्लोमा किया उसमें लगा दी है। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की। हमारे पास अभी 10 मिनट रह गए, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट नो डाउट कि बीकॉम तो करेंगे। +2 जिन्होंने कॉमर्स में की हुई है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, तो नो डाउट कि बीकॉम तो कर ही सकते हैं। बट इसमें आप BBS भी कर सकते हैं। ये बिजनेस इन बैचलर स्टडीज़ होती है, BBS, और आप BBE भी कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये भी आप ध्यान रखिए। एंड इसके बाद आप CA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो CA का एग्जामिनेशन है ना, इसके लिए एक आपको क्या कहते हैं, अथॉरिटी मिल जाती है। अथॉरिटी का मतलब एक एंट्रेंस लेने की एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप CA का जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑफ इंडिया, तो ICAI से आप एंट्रेंस देके CA में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे आप CS में ले सकते हैं एडमिशन, जो कंपनी सेक्रेटरीट का आप जो कोर्स आगे करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए
देखिए अब डिपेंड करता है कि 10th वाले स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। यदि उनको मैथमेटिक्स ठीक लगता है, कर सकते हैं, तो नो डाउट अकाउंट्स करिए। इकोनॉमिक्स उनके पास होगी, बिजनेस स्टडीज़ होगी, तो फिर आगे कॉमर्स में वो अपना जो करियर है वो परस्यू कर सकते हैं। आगे CA CS भी कर सकते हैं। हाँ, M.Com तो है ही सभी के लिए, M.Phil सभी के लिए है, PhD सभी के लिए। वो मैं तभी इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कॉमन है। जिसने की ग्रेजुएशन उसने बाद में मास्टर्स कर लेनी है, जिसने मास्टर्स की उसने डॉक्टरेट कर लेनी है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो B.Com कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि देखिए एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे हम JEE कहते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका कॉमन, पहले CET होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीट इंडिया लेवल पे जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JEE जॉइंट एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करते हैं। तो आपने सपोज पंजाब में या राजस्थान में या हिमाचल में, हरियाणा में, कहीं पर भी स्टेट लेवल पे भी आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी होती है तो ये आपका जॉइंट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका चलता है। हाँ, बाकी आपने IIT में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए भी आपका ये कोर्स, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये काम करता है। पर IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये एक हायर लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ही एडमिशन IIT में होती है। तो उसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग, देखिए अब इंजीनियरिंग में बोलूँ तो वही मैंने पहले मैंने बोली थी डिप्लोमा के लिए, वही टेक्नोलॉजी के लिए भी है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, कंप्यूटर्स के रिलेटेड हो, या लेदर टेक्नोलॉजी हो, नीटिंग टेक्नोलॉजी हो, तो ऐसे कोई भी कोर्स होते हैं तो आप कोई भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब यदि आप कंप्यूटर की बात करें तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्किंग भी है, और आपके पास वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ हैं। ऐसे कई कोर्सेज़ आप, या प्रोग्रामिंग है, तो कई ऐसे कोर्सेज़ कंप्यूटर में कर सकते हैं आगे उनकी जो सेगमेंटाइज होती है। तो IIT मैंने बता दिया आपको, जो पहले JEE बता दिया, जो पहले CET होता था। तो ये आपको नोट करना चाहिए। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे BSc करनी है वो BSc करें, B.Ed भी कर सकते हैं, BSc के बाद MSc करें, MSc के बाद M.Phil करें, M.Phil के बाद PhD करें, तो वो आगे जो सीरीज़ है वो कर सकते हैं। पर यदि स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग करनी है तो उनको फिर B.Tech या BE में एडमिशन्स उनको मिल जाती है। अब मैंने जो BE बोला तो ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। एक चीज़ मैं आपसे बात करनी भूल गया कि जैसे 10th क्लास के बाद यदि किसी स्टूडेंट ने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लिया, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, तो उसके बाद एक तो वो B.Tech कर सकता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकती है, एक वो BE भी कर सकता है। उसे कहते हैं AMIE, एसोसिएटिव मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। ये कलकत्ता से आप कर सकते हैं, और ये भी इंजीनियरिंग है, ये भी 3 साल की है, क्योंकि आपने 3 साल तो डिप्लोमा कर लिया और डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में AMI में भी एडमिशन मिल जाती है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा बन जाता है कि आपके मन में ये नहीं आता कि मुझे फिर 4 साल की जो डिग्री करनी पड़ेगी, तो 3 साल की आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा ऑलरेडी किया हो। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने नॉन मेडिकल वालों के लिए भी ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। कुछ रह गया होगा, देखो अभी अब 20-25 मिनट में क्या पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का कितने कोर्सेज, कितने प्रोग्राम्स हैं। अब मेरे पास जो PDF बनी हुई है उसमें 18,000 कोर्सेज हैं। कैन यू इमेजिन, 18,000 प्रोग्राम्स हैं, 18,000 प्रोग्राम। मैं यहाँ पर तो 5-7-10 बोल रहा हूँ, टाइमिंग कैसे भाग रही है। तो यदि आप मेरे साथ 1-to-1 बैठेंगे तो मैं आपको इंडिविजुअल आपके अकॉर्डिंग बता पाऊँगा कि कौन से कोर्सेज, कौन से प्रोग्राम लेकर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इंडिया में भी, और बाहर पढ़ सकते हैं। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट सभी मेरे व्यूअर्स को होगी। अभी मैं मेडिकल के बारे में बताता हूँ, उससे पहले मैं जस्ट 1 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। एक बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट, अब ये इस चीज़ को शेयर कर देना, जो स्टूडेंट +2 में कोर सब्जेक्ट नहीं लेते उनके लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US सभी के द्वार बंद है। तो कोर सब्जेक्ट कौन कौन से नहीं हैं, जो हैं वो तो मालूम होंगे, जो नहीं है वो सुन लीजिए। पेंटिंग के कोर्सेज ध्यान से लीजिए, यदि आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपने करियर बनाना है, वो पेंटिंग लीजिए। म्यूज़िक यदि आपने करियर बनाना है तो लीजिए। संस्कृत यदि आप चाहते हैं कि आपने आगे PhD करनी है संस्कृत में तो करिए, बट ये कोर्स सब्जेक्ट नहीं आता।
तो ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे जो कोर्सेज़ हैं वो मत लीजिए, आप वोकेशनल कोर्सेज़ लीजिए, जैसे एपरल डिज़ाइनिंग है, या आपका कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, या आपने कोई इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज़ चूज़ कर लिए +2 के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज़ में आते हैं, तो वो लीजिए। हाँ, जो कोर्स सब्जेक्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ आर्ट्स वालों के लिए, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंड उसके बाद बात करें तो मैक्सिमम ये फाइन आर्ट्स के आप ले सकते हैं। ये जो 5-6 मैंने बोली ये कोर्स सब्जेक्ट है, ये लीजिए। कोई भी रीजनल लैंग्वेज मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश छोड़ के। तो ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मैक्सिमम पढ़ाते हैं सर, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, कन्नड़ा भेज दो, कैसे जाएंगे, कोर्स सब्जेक्ट तो है ही कोई नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान से, इससे ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहते हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल की। 3-4 मिनट रह गए, मेडिकल वालों के लिए बात करना चाहता हूँ। देखिए मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है, पहले उनका PMT होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, अब वो चेंज करके अब नीट पे आ गए हम। तो नीट में आपका जो नेशनल नीट की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, NEET। तो इसमें आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं इंडिया में, या BDS में एडमिशन ले सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि यदि आप मेडिकल +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में ली है तो आप मेडिकल में आप MBBS और BDS कर सकते हैं। हाँ, जो आगे BMS करना चाहते हैं, या आगे BHMS करना चाहते हैं, या होम्योपैथिक में वो डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ANM बता दिया, 10th के बाद कर सकते हैं। GNM जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है वो आप +2 के बाद कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc तो मेडिकल वाला कोई भी कर सकता है, तो BSc नर्सिंग 4 साल की है, वो आप अलग डिग्री कर सकते हैं, यहीं पर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और BSc मेडिकल तो आप कर ही सकते हैं। आगे D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी एंड डॉक्टर इन फार्मेसी, तो ये डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट, ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। उसके बाद मैंने बताया था कि MBBS है। MBBS के 2 पार्ट हैं, एक MS है, एक आपका MD है। मतलब एक तो आप मास्टर्स करेंगे सर्जरी में, और एक आपकी जो मास्टर्स है वो आपकी मेडिसिन में हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो बाकी तो DM है ही है, जो डॉक्टरेट्स आप कर सकते हैं मेडिसिन में। तो ये प्योर मेडिकल है, इसमें पैरामेडिकल की अभी बात नहीं कर रहा। तो MBBS बता दिया मैंने। BMS ये आयुर्वेदिक की बैचलर है, मेडिसिन एंड सर्जरी के साथ। बाकी BDS है, मैंने बताया आपको कि ये बैचलर है डेंटल सर्जरी के लिए, और MDS है। उसके बाद DHMS है, जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं होम्योपैथिक का, ये भी सर्जरी एंड मेडिसिन के साथ रिलेटेड है। और आप BHMS तो कर सकते हैं, जो वो भी बैचलर है। BPT कर सकते हैं, जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी है। MPT कर सकते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी है। एंड BSc आप वेटनरी में भी कर सकते हैं, एंड ये एनिमल हस्बेंड्री के साथ लिंक्ड होती है। और आप हॉर्टिकल्चर में भी BSc कर सकते हैं। पैरामेडिकल वाले DMLT, जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, MLT, खैर आगे डिप्लोमा के बाद आप MLT कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के केस है, मैंने बहुत डिटेल से इसके बारे में बात की हुई है। एक्सरे है या OT है, ऑपरेशन थिएटर के बारे में, ये मैंने पैरामेडिकल के बारे में बात की है। एंट्रेंस टेस्ट में बता दिए कि नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका MBBS और BDS के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें बता दी मैंने। और यदि मैं बात करूं, हाँ, हॉस्पिटैलिटी या जो टूरिज्म के कोर्सेज हैं वो थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं 1 मिनट में आपको मैं जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के कोर्सेज वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग कोर्स हैं। देखिए इसमें फूड एंड बेवरेज, बेकरी के, कन्फेक्शनरी के, फूड प्रोडक्शन, कुकरी के, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस, और होटल रिसेप्शन एंड बुक कीपिंग, ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमारे पास देखिए, अब एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैसे करनी है आपने, वहाँ पर ट्रैवल जो फेयर है या टिकटिंग है वो आपको सीखनी पड़ेगी। एयर होस्टेस है, फ्लाइट स्टीवर्ड है, कैबिन क्रू कहते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल और इंटर दोनों के लिए। तो कहने का मतलब ये है, मैं सॉरी फील करता हूँ, खांसी शुरू हो जाती है, कई बार थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है, कोर्सेज बहुत ज़्यादा है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, तो और नेचुरली की फोर्स बहुत लगता है बात करने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये देखो, हमारी मेहनत तभी फ्रूटफुल होगी यदि आप इन चीज़ों को नोट करके इम्प्लीमेंट करके अपनी
अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी फ़ायदा है। खैर, मास मीडिया जर्नलिज्म की बात करें तो आपको न्यूज़ रीडिंग है, एंकरिंग है, एंड मास कम्युनिकेशन, फिल्म में है, स्टडी में है, क्रिटिक्स बन सकते हैं आप। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आते हैं, प्रिंट जर्नलिज्म है, फोटो जर्नलिज्म है। तो ऐसे मास मीडिया एंड जर्नलिज्म में कोर्सेज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में अब वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। जो आप फिंगरप्रिंट देते हैं ना वो आधार कार्ड में या बायोमेट्रिक में, वो उसके साथ रिलेटेड होती है। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। एंड ये आप नैनो टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। बाकी फाइन आर्ट्स है आपके पास, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट है, वो मैंने बता दिया आपको। तो 5:32, काफ़ी कुछ कोशिश की है क्लियर करने की, पर थोड़ा तेज़ भागना पड़ता है, बहुत तेज़ बोलना पड़ता है, काफ़ी कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। मैक्सिमम बताने की कोशिश की मैंने। तो अब 8 अक्टूबर को इवनिंग 5 o'clock मैंने आपको इन चीज़ों का लिंक कैसे है इंटरनेशनल स्टडी के साथ, ओवरसीज स्टडी के साथ, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे फ्राइडे 8 अक्टूबर 5 o'clock तक दीजिए इजाज़त, और बहुत जल्दी मिलेंगे। टाइम मैंने आपको 2 मिनट ज़्यादा ले लिया, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप इतना प्यार करते हैं, आप लाइव मेरे साथ रहते हैं आधा घंटे के लिए। आधा घंटा लाइव करना बहुत मुश्किल होता है, लोग 10-15 मिनट में छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो 10-15 मिनट से ज़्यादा लोगों की वीडियो देखने की कैपेसिटी नहीं होती है। इवन मैं अपनी भी बात करूं तो मैं 10-15 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं देख सकता, पर आप 30-30 मिनट की वीडियो देखते हैं, लाइव रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट फ्राइडे 8 अक्टूबर 5 o'clock मिलेंगे। सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।